अगर डिटेल में बात करें इसकी शाप होता क्या है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है। जन्म पत्रिका में कुछ ग्रहों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपको विवाह को चलाना है, अच्छे से निभाना है। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि चंद्रमा पीड़ित, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि चंद्रमा पीड़ित है? बहुत अच्छा है। सबसे अच्छा है कि ज्योतिष का थोड़ा सा अगर हम ज्ञान ले लें किसी भी अच्छे टीचर से, कि चंद्रमा दिमाग में ऐसे विचार डालता है, मंगल उसको करेज देता है। करेज देता है, मंगल बार बार समझाता है यस यू कैन डू इट। एंड शुक्र का इसमें क्या रोल है? तो शुक्र और राहु अगर आकर्षण है। उस पुरुष की कुंडली में स्त्री श्राप विद्यमान हो, ये पूर्व जन्म का एक श्राप होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग अपनी मैरिज लाइफ को बिल्कुल बकवास मानते हैं। जहाँ पति पत्नी को लगता है कुछ विश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं मामला डगमगाया रहता है। वो गृहस्थी में बने तो हुए हैं, बस वो बच्चों के चक्कर में खींच रहे हैं अपनी मैरिज लाइफ को। आपके अपने जीवन साथी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं होंगी। आप जो चाह रहे हैं आपकी पत्नी आपके लिए कुछ वैसा करके नहीं देगी। सब कुछ करेगी पर वो नहीं करेगी जो आप चाह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका परिचय देना हमारे लिए वो कहते हैं कि सूर्य को प्रकाश की जरूरत नहीं होती, और इसीलिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो पाठशाला से गुरुजी सुनील वशिष्ठ जी, जिनका ज्योतिष सिखाने में लोगों को 20 साल का एक्सपीरियंस है। और ऐसा बोलते हैं कि जहाँ जहाँ एस्ट्रोलॉजर्स की बात आती है वहाँ वहाँ सुनील जी के स्टूडेंट होते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ गुरुजी सुनील वशिष्ठ का हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। आप कैसे हैं? सो आज का टॉपिक जो है, जैसे समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे लव रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, और खासकर अभी देखा गया है कि पिछले 5-6 सालों में चीज़ें बहुत ही बिगड़ती जा रही हैं। क्या रीज़न है इसका? देखो, कुछ तो बड़ा बदलाव हमारे समाज ने लिया ही लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ज्योतिष जो है वो इस सोच से परे है। ज्योतिष में मानना ये होता है कि हमारे जन्म पत्रिका में जो हमारे ग्रहों की प्लेसमेंट है, वो प्लेसमेंट के कारण ही हमारी सोच में परिवर्तन होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, और हम जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करेंगे, ये सारा व्यवहारिक पक्ष हमारी कुंडली में बैठे हुए ग्रह ही डिसाइड करते हैं। अच्छा सर, अब एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा, छोटा सा मेरे मन में सवाल आया कि जब भी शादियाँ होती हैं तो सबसे पहले कुंडली मिलाई जाती है और उसके बाद डेट डिसाइड होती है, और कुंडली में वो लड़के और लड़की की डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। तो अभी ये सिचुएशन है, तो क्या ज्योतिष लोगों को जो पंडित जी हैं उनको अच्छे से नहीं पता, या ऐसा क्यों हो रहा है? ये फैक्ट बात है। मोर देन 90% एस्ट्रोलॉजर्स को मैच मेकिंग नहीं आती है। ये फैक्ट्स है, ये मुझे कबूल करने में कोई बुराई नहीं नज़र आती है। कारण क्या था कि केवल विवाह के लिए गुण मिलान होना ही काफ़ी नहीं है। गुण मिलान का मतलब है आउट ऑफ 36 मार्क्स में से 18 मार्क्स मिलते ही हम कह देते शादी ओके। बट वो एक सही टेक्निक नहीं है मैचिंग करने के लिए, क्योंकि जो शादी का जो निर्वहन होता है वो आपके कुंडली में बैठे हुए प्लेनेट की प्लेसमेंट से ही होता है। यानी कि जन्म पत्रिका में कुछ ग्रहों को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि आपको विवाह को चलाना है, अच्छे से निभाना है, और किसी ग्रह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जीवन साथी की क्वालिटीज़ को डिसाइड करना है, ना कि गुण मिलान। गुण मिलान तो बस आप ऐसे ही समझ लो जैसे कि दो आदमी मिले अनजान और उनके कुछ विचार आपस में मिल गए, पर वो विचार सारी जिंदगी मिले रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं। हो सकता है आप और मैं
हम किसी एक पार्टी को सपोर्ट करें, आप कहो यार ये पार्टी बहुत अच्छी है, मैं भी कहूँ अरे यार ये पार्टी बहुत अच्छी है, मिल गए विचार। थोड़ी देर के बाद हम किसी और मुद्दे पर बात करने लग जाएं। अब आप कहो जी ये मुद्दा तो मुझे स्वीकार नहीं है आपका, मैं कहूँ अरे यार ये आपकी बात में बिल्कुल दम नहीं है, ये तो सब बकवास बात कर रहे हो तुम। हो गया कन्फ्लिक्ट। तो जो गुण मिलान है वो परमानेंट नहीं। इसका मतलब दूसरी शक्तियां हमारी जन्म पत्रिका में हैं। जब तक लड़के और लड़की क्या व्यवहार को नहीं समझेंगे, उसके चाल और चरित्र को नहीं समझेंगे, जब तक व्यवस्था को नहीं समझेंगे, मैच मेकिंग अच्छी तरह से नहीं की जा सकती। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, विवाह की ही बात चल पड़ी है तो। अगर किसी व्यक्ति के 36 में से सपोज करो 32 गुण मिल गए, पंचांग के अनुसार तो ये बहुत अच्छा मैच हुआ। 24 गुणों वालों को उत्तम कहा जाता है और 28 गुणों वालों को तो अति उत्तम कहा जाता है, तो 32 तो बहुत ही बढ़िया मैच हो गया। परंतु अगर ऐसे लड़के की कुंडली में, मैं लड़का और लड़की दोनों बताऊंगा, ऐसे लड़के की कुंडली में अगर किसी भी कारण से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाए तो उसकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती ही आती है। दूसरा नंबर, यदि उस पुरुष की कुंडली में स्त्री श्राप विद्यमान हो, ये पूर्व जन्म का एक श्राप होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। उस स्त्री श्राप की वजह से बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेशन में जीते रहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी मैरिज लाइफ को बिल्कुल बकवास मानते हैं। बहुत सारे लोग दिन रात तड़पते रहते हैं किसी तरह ही हमारी मैरिज टूट जाए तो अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है शुक्र का बलाबल क्या है। सेकंड, कोई पूर्व जन्म का श्राप, कोई पूर्व जन्म का ऐसा नेगेटिव कार्मिक प्लैनेट्स, वो तो हमारे मैरिज के घर को डिस्टर्ब कहीं नहीं कर रहा। अगर करेगा तो समझ जितनी बढ़िया तरीके से भी कुंडली मिलानी चाहो मिला लो, वो मैरिज नहीं चलने वाली है। आपस में पति पत्नी एक दूसरे के बाल नोचने में ही लगे रहेंगे। हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। नहीं, जैसे और पढ़ाई लिखाई, मैं ये सब उन केसेस की बात कर रहा हूँ जो पढ़े लिखे लोगों के केसेस हैं, जो मोस्ट इंटेलिजेंट सोसाइटी में माने जाते हैं, ये उनके केसेस हैं। और आप कहेंगे कोई तो पंडित जी कोई ऐसी बात होगी उनमें कोई व्यवहारिक पक्ष में कमजोर होगा। भाई हम क्या मानते हैं, लड़के में गुस्सा ज़्यादा है, लड़की में गुस्सा ज़्यादा है, ईगो ज़्यादा है, अक्सर हम यही सोचते हैं इसलिए लड़ पड़े। पर नहीं, अगर जिस पुरुष की कुंडली में स्त्री श्राप लगा हुआ है, भैया वो चाहे शीर्षासन कर ले, उसको अपनी पत्नी से जो सौहार्द, जो सुखपूर्ण रिलेशनशिप चाहिए वो नहीं प्राप्त होते। तो अगर डिटेल में बात करें, स्त्री श्राप होता क्या है? हाँ, बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ये आपके समस्त व्यूअर्स के काम आएगा। और हाँ, आप लोग भी अपनी अपनी जन्म पत्रिका उठा करके देखो कहीं ऐसा तो नहीं है। और ख़ास करके वो जो कमजोरियां महसूस करते हैं अपनी मैरिज लाइफ में, जहाँ पति पत्नी को लगता है कुछ विश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं मामला डगमगाया रहता है, वो घरगृहस्थी में बने तो हुए हैं, बस वो बच्चों के चक्कर में खींच रहे हैं अपनी मैरिज लाइफ को, रहना नहीं चाहते साथ में। पर मजबूरी है बच्चों की, मजबूरी है फैमिली की, और कभी कभी तो व्यक्ति बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाता है तो सोसाइटी के डर से कि लोग क्या कहेंगे, अरे यार फलाने राम जी का भी तलाक हो गया, इस भय से वो मैरिज में बने रहते हैं। परिवार में माँ बाप के प्रेशर में भी, बड़े बुजुर्गों के प्रेशर में भी कुछ लोगों की मैरिज धक्का मार के चलती रहती है। बट अगर उनके दिल से पूछा जाए आपका मैरिज के बारे में क्या ख्याल है, तो बस बेचारे बड़े हताश और निराश हो जाएंगे, क्योंकि उनके मन की भावनाएं बेचारों की बड़ी गड़बड़ा गई हैं। अब उस मुद्दे पर आते हैं कि होता क्या है। मैं बहुत आसान भाषा में बताऊंगा। जन्म पत्रिका में कुंडली का सप्तम भाव
हमारी मैरिज का होता है, यानी विवाह। विवाह का मतलब यहाँ पर दो लोग, पुरुष और स्त्री इकट्ठे होंगे और वो कपलिंग हो जाती है, मतलब कपल बन गया वो। जब दोनों लोग इकट्ठे आ गए कपल बन गए। इस भाव में यदि 3 ग्रहों का बड़ा ध्यान रखना होता है। कौन सा? पहला नंबर सूर्य, दूसरा ग्रह चंद्रमा और तीसरा ग्रह राहु। अगर इन तीनों में से कोई भी एक ग्रह स्त्री श्राप, कोई भी तीनों में से एक भी ग्रह अगर सप्तम भाव में बैठ गया, स्त्री श्राप बन जाएगा। दूसरा, अगर जन्म पत्रिका के दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है अपना परिवार, अपना कुटुंब, और लड़की के लिए उसका ससुराल, अगर लड़का या लड़की की कुंडली में सेकंड हाउस में सेम प्लेनेट यानी सूरज, चंद्रमा और राहु, इन तीनों में से कोई भी बैठ गया तो स्त्री श्राप बन जाएगा। अब ये जो चीज है, ये लाल किताब का सूत्र है। लाल किताब में बड़े प्यारे प्यारे सूत्र हैं, उसमें 9 तरह के श्रापों का वर्णन है, तो उनमें से एक श्राप ये भी है। पर वैदिक ज्योतिष भी इसको एक्सप्लेन करता है, पर दूसरे ढंग से भी करता है, वो थोड़ा और भी बढ़ा करके और डिटेलिंग में चला जाता है। तो ये सिर्फ मेल की कुंडली में होता है या नाम स्त्री श्राप है, ये लड़के की कुंडली में भी होता है, लड़की की कुंडली में भी होता है। इसके लक्षण भी क्या है वो भी हम इस पर डिस्कस करेंगे, और बड़े कमाल की चीजें हैं। पहले थोड़ा सा इसको पूरा एक्सप्लेन कर लें और समझते, अगर किसी की राहु के साथ शुक्र बैठ गया, आप समझिए, शुक्र लव का, मैरिज का, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्लेनेट है। क्यों? क्योंकि इसका तत्व जल तत्व है। जल तत्व का संबंध इमोशन से होता है। डीप इमोशन, खुशी के इमोशंस वो शुक्र से आते हैं। चंद्रमा भी इमोशंस का ही प्लेनेट है, पर शुक्र के इमोशंस में और चंद्रमा के इमोशंस में जमीन आसमान का अंतर है। वो भी मैं बताऊंगा क्या अंतर है। जो चंद्रमा का इमोशंस है वो स्ट्रेस, थोड़ा सा आप आए, आपने मूड खराब कर दिया, अगले का मूड अच्छा था, आपने कोई ऐसी बात कह दी उसको, आपने डांट ही दिया। आपके अपने इस ऑफिस में कोई बंदा खुशी खुशी सुबह सुबह आया और आपको उसका काम कल का किया हुआ अच्छा नहीं लगा और आपने उसको थोड़ा सा कह दिया, सुना दिया, भाई तेरा कल का काम अच्छा नहीं है, अगले का मूड खराब हो गया। पर ये मूड 2 या 3 दिन खराब नहीं रहने वाला, हो सके दोपहर तक ही ठीक हो जाए, हो सकता है कोई आप उसको और अच्छी बात कह दे, हो सकता है 1 घंटे में ही ठीक हो जाए। ये चंद्रमा है। चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी मूव करता है, सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लेनेट माना जाता है ज्योतिष में, तो उसका मूड जो है ज़्यादा लंबे समय तक खराब नहीं रहेगा इस वजह से। परंतु अगर रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस हो जाए, 2 लोग आपस में चाहते हैं एक दूसरे को, प्रेम करते हैं, तो पसंद करते हैं, अब मान लीजिए उसने कुछ कह दिया, अब उसका कोई पता नहीं, वो 3 दिन में ठीक हो, 7 दिन में ठीक हो, 10 महीने में ठीक हो, और हो सकता है चला ही जाए। ना, हाँ ना, कंटिन्यूस। ये जो इमोशंस है, डीप इमोशंस, इमोशंस ऑफ लव, ये सब शुक्र के अंडर में आते हैं। अब जब भी शुक्र के साथ राहु प्रकृति का पापक, प्रकृति का ग्रह साथ में आएगा, ये सब मामला गोलमोल कर देगा, आपकी चीजों को भटका देगा, आपके डीपर इमोशंस को भटका देगा। व्यक्ति शादीशुदा होते हुए भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात सोच सकता है, शादी छोड़ के भागने की बात को सोच सकता है, खामखाई, चाहे सब कुछ सही चल रहा हो फिर भी। राहु की प्रकृति है, वो कहता है जीवन ऐसे नहीं चलना चाहिए, यूं स्मूथ नहीं चलना चाहिए, जीवन ऐसे चलना चाहिए, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ ना कुछ घटनाक्रम होते रहने चाहिए इसके जीवन में। ये आदमी शांत कैसे बैठा है, ये आदमी परेशान क्यों नहीं है, ये खुश क्यों हो रहा है? राहु कहता है अरे परेशान करो इसको, इसको इसको दुखी दो, ये कैसे होगा? तो वो जानता है अच्छी तरीके से इसको कहाँ उलझाना है।
उसके जीवन में कोई लड़की ले आएगा और लड़की भी उससे बड़े आराम से बतियाएगी, बातचीत करेगी, बाद में चीट करके निकल लेगी। अब हो गया ना डिप्रेशन, खाम खाई बैठे बिठाए, लेना नहीं देना कि नहीं, पहले बहुत खुश था, सब कुछ खुश था और उन्होंने गड़बड़ा दिया। अब राहु हैप्पी, खुश हो रहा है, हो गया मेरा काम। इसीलिए वो बार बार ऐसी गड़बड़ियां करता है। ऐसे केसेस में भी हम इसे स्त्री श्राप की श्रेणी में रखते हैं। सूरज और शुक्र एक साथ बैठ जाए, सूरज और शुक्र का एक साथ बैठना भी अच्छा नहीं है। ये भी हमारी मैरिज लाइफ की क्वालिटी को कम कर देता है। स्त्री श्राप मीन्स हैप्पी मैरिज लाइफ की क्वालिटी को डाउनग्रेड करने वाला योग। एक लाइन में समझे तो आप, यानी कि आपके अपने जीवन साथी से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशन मीट आउट नहीं होंगी। आप जो चाह रहे हैं आपकी पत्नी आपके लिए कुछ वैसा करके नहीं देगी, सब कुछ करेगी पर वो नहीं करेगी जो आप चाह रहे हो। सेम अगर लड़की है तो उसका पति सब कुछ करेगा उसके लिए पर वो नहीं करेगा जो वो चाह रही है। तो जो आपस की चाहत है, आपस की जो डिजायर है, वो मिसमैच हो जाती है और ये शुक्र डीप डिप्रेशन में ले जाता है इंसान को। फिर आपने देखा होगा कुछ लोग जब दोनों का आपस में ब्रेकअप होता है, रोना धोना शुरू हो जाता है, लड़का शराब पीने की तरफ भागता है, कभी उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सेम लड़कियों का भी बुरा हाल होता है कि या तो एडिक्शन की तरफ भागेंगे या दुनिया छोड़ने की तरफ भागेंगे और उनका एक डिप्रेशन वाला एक फेज चालू हो जाता है। कुछ लोग लकी होते हैं जिनको कोई ना कोई बचाने वाला मिल जाता है, समझाने वाला मिल जाता है, वो जल्दी बाहर आ जाते हैं। यस। नहीं तो ये सब रोते रहते हैं और फिर वो यही गीत गाते हैं कि जो शादी है ना ये भाई बहुत ख़राब चीज़ है, ये जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपना एक चैलेंज है। तो कुल मिलाकर के आपका ये जो मैं कम्बिनेशन कुछ आप लोगों को बता रहा हूँ, वो कम्बिनेशन अगर कुंडली के अंदर मिल जाते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ज्योतिष के अंदर शुक्र और अन्य ग्रहों के साथ के माने गए हैं। शुक्र अकेला बहुत अच्छा होता है, वेल प्लेस्ड हो, वेल इक्वेशन। यहाँ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं उच्च का है कि नीच का है, ये तो प्रारंभिक ज्योतिष है साहब, उच्च का और नीच का। मुद्दा ये है कि आपके लगन कुंडली में इक्वेशनली जो वीनस प्लेनेट है वो कैसा बैठा है। अगर वो वेल प्लेस्ड है, इक्वेशनली फिट है, आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी जीवन में जाने वाली है और वो व्यक्ति कहेगा असली मजा तो शादी करने के बाद ही आता है। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि वीनस राहु जो कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों क्या एक ही हाउस में बैठने चाहिए हाउस में, या फिर दृष्टि का भी असर होता है बट वो इतना ज्यादा नहीं होता। दृष्टि जो होती है वो विल पावर पर बहुत डिपेंड करती है। जैसे मानो किसी के शुक्र को राहु देखता है, हाँ मान लो शुक्र अकेला बैठा है और राहु देखता राहु की दृष्टि आ गई, और मान लीजिए पंचम दृष्टि है, राहु पहले भाव में बैठा है और शुक्र पांचवें भाव में बैठा है, तो राहु शुक्र को देखेगा पांचवी दृष्टि से। अब इसमें व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली फ्री विल का गेम है, ये प्रीडेस्टाइंड नहीं है। 30% चीजें प्रीडेस्टाइंड हैं हमारी लाइफ में और 70% से ज़्यादा चीज़ें हमारी फ्री विल के अंडर में आती हैं। हम अपने भाई बहन नहीं चुन सकते, हम अपने माता पिता का चुनाव नहीं कर सकते, हम अपने जीवन साथी का भी चुनाव नहीं कर सकते, ये सब प्रीडेस्टाइंड है, वो प्रारब्ध में है हमारे। हम अपने मित्रों का चुनाव भी नहीं कर सकते, ये भी हमारे हाथ में नहीं होता है। जो लोग आपके जीवन में क्लोज आते हैं उनका पास्ट लाइफ का कोई ना कोई कार्मिक बंधन होता है जो आपके साथ आता है। तो फ्री विल है इसके अंदर हमारी दृष्टि में। अब वो व्यक्ति कहता है यार मुझे भटकाव की स्थिति में पड़ना नहीं है, उसके सामने सिचुएशन आएगी, भटकाव आएगा, पर वो बहुत जल्दी चाहे तो संभल सकता है और उसके एंटीडोट्स भी अवेलेबल होते हैं कुंडली में। कई बार ये ऐसे नहीं घटित हो जाएगा, अन्य चीजें भी चाहिए इसके लिए, जैसे लगन की कमजोरियां। अगर किसी व्यक्ति का लग्नेश है उनमें भटकाव की स्थिति ज़्यादा नजर आएगी।
किसी का चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा ही सारी फसाद की जड़ है। ये फसाद की जड़ का मतलब जितने भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, बिना चंद्रमा के और मंगल के, ये दो ग्रह हैं, ध्यान रखना। शुक्र कभी भी किसी को आवारा नहीं बनाता। शुक्र तो बहुत अच्छा और प्यारा, बड़ी प्यारी सोच वाला प्लेनेट है। जितनी भी लाइफ की पॉजिटिविटी है, जितनी भी लाइफ की हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, रिलेशनशिप की खुशियां हैं, वो सब शुक्र से आती हैं। कहते हैं ना, अरे वाह मजा आ गया, अरे वाह जो शब्द है ये शुक्र का शब्द है। ये जब भी जीवन में कहते हैं अरे वाह मजा आ गया, आनंद आ रहा है, ऐसी खुशी जो दिल को छुए, दिल को अंदर से अंदर निकले, से जो निकले। अंदर से। आप मान लीजिए आप टूर एंड ट्रैवल लवर हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, आप कहीं पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, आपके एकदम से निकलती है अरे वाह मज़ा आ गया यार ऐसा सीन देख करके। ये जितनी भी सीनरी परमेश्वर ने बनाई है बढ़िया बढ़िया, ये सब शुक्र है। जो हमारी आँखों को देखने से हमारे मन प्रसन्न हो जाए वो शुक्र है। इसलिए आँखें भी शुक्र है। आँखों का जो रेटिना होता है ना, ये शुक्र है। इसलिए देखने का काम जो हम करते हैं वो शुक्र है। जो देखने में सुंदर लगे वो शुक्र है। जो देखने पर मन को भा जाए वो शुक्र है। सारा खेल शुक्र का है। तो शुक्र आनंद देने का काम करता है, पर ये हमें आवारा नहीं बनाता। पर ये चंद्र और मंगल, हमेशा ध्यान रखें, ज्योतिष में लिखा जाता है बेसिक विद्यार्थियों को समझाने के लिए शुक्र भोग का ग्रह है, और हम लोग गलत समझ जाते हैं यही भोगी विलासी ग्रह है। ये ऐसा नहीं है। उसको दो ग्रह का साथ चाहिए, चंद्रमा और मंगल। जब चंद्र और मंगल चाहते हैं कि गड़बड़ हो जाए तो शुक्र को भोग मिलता है, ऐसे नहीं। शुक्र का स्थान कहाँ है? शुक्र हमारी जीवा है। कोई भी चीज टेस्ट करनी होती है आपको जीभ पे रखना पड़ता है, और अंदर तो सब कड़वा मीठा सब एक जैसा। कड़वा मीठा खट्टा 6 टेस्ट हैं, सारे टेस्ट सिर्फ जीभ पर लगते हैं, अंदर कोई मतलब नहीं। अंदर तो सब गड़बड़, सब मिली जुली सरकार है सब। यहाँ से नीचे उतरने के बाद सब एक जैसे हो जाते हैं, टेस्टलेस हो जाता है मामला, ठीक है ना। तो जीवा और हमारा जननांग, ये शुक्र का स्थान है। पर इनके लिए भी आपके अंदर विचार कौन पैदा करेगा? विचार पैदा करने का काम चंद्रमा करेगा। चंद्रमा जब कमजोर होता है, चंद्रमा जब पाप प्रभाव में होता है, चंद्रमा जब पीड़ित होता है, तो हमारे अंदर गड़बड़ी वाले विचार पैदा करता है। पुरुष स्त्रियों के बारे में विचार करेगा और स्त्रियां जो है पुरुषों के बारे में विचार करते हैं। भाई नाजायज संबंध बनने के लिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के लिए विचार आने भी तो जरूरी है। अगर सपोज करो किसी के मन में ऐसे ख्यालात आए ही नहीं, तो बताओ वो एक्शन कैसे करेगा? अगर ज्योतिष महाविज्ञान है, बहुत प्यारा विज्ञान है इस जीवन को समझने के लिए, हमारी लाइफ को समझने के लिए इससे प्यारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ साधु संत के लोगों के आप प्रवचन सुनते हो, सुनने चाहिए, अच्छी बात है। पर अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग समझनी हो अपनी लाइफ के बारे में, तो इससे ज़्यादा डेप्थफुल सब्जेक्ट आपको विषय नहीं मिलेगा पूरे संसार में। हम भागते हैं मनोविज्ञान के पीछे, ज्योतिष में तो मनोविज्ञान भरा पड़ा है। इसकी गहराई में जब हम जाते हैं तो हमें समझ में आ जाता है। पहला भाव कुंडली का दिमाग है, मस्तिष्क, योर ब्रेन। 4th हाउस आपका चंद्रमा यानी विचार। आपके विचार चंद्रमा जनरेट करता है, यानी 4th हाउस जनरेट करता है। पर विचारों से कुछ होने जाने वाला नहीं, केवल वो बुद्धि के पास जाते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बोला कि चंद्रमा पीड़ित, तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि चंद्रमा पीड़ित है? बहुत आसान है। सबसे अच्छा है कि ज्योतिष का थोड़ा सा अगर हम ज्ञान ले लें किसी भी अच्छे टीचर से, जैसे एस्ट्रो पाठशाला यही काम करती है। हमारा मेन मकसद और हमारा मेन काम ही लोगों को ज्योतिष सिखाना है, बजाय ये नहीं कि भाई आओ हमसे कंसल्टेंसी लो, वो चक्कर नहीं। ज्योतिष सिखाना। अगर
चंद्रमा, मैं एक मोटे मोटे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे दर्शक अपनी कुंडली खोल के ही समझ जाएंगे। चंद्रमा सूरज के साथ बैठ जाए, चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए, चंद्रमा राहु के साथ बैठ जाए, चंद्रमा केतु के साथ बैठ जाए, इन किसी भी स्थितियों में बैठ जाए, चंद्रमा नीच राशि में बैठ जाए, चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव में बैठ जाए, चंद्रमा कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए, चंद्रमा कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए, यहाँ पर चंद्रमा की स्थितियाँ कुछ कमज़ोर मानी जाती है। चंद्रमा 12वें भाव में बैठ जाए, चंद्रमा इन स्थानों पर अगर आ जाए और ये जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए इनके साथ आ जाए या पाप कर्तरी में आ जाए। पाप कर्तरी का मतलब होता है चंद्रमा जिस स्थान पर बैठा है उसके राइट तरफ, यानी कि एक भाव पहले कोई पाप ग्रह। पाप ग्रह चंद्रमा के लिए कौन कौन है? शनि, राहु, केतु, ये सब पापक हैं, ये इसको डेंट मार देते हैं। और लेफ्ट यानी उसके एक भाव आगे पाप ग्रह कोई बैठ जाए, अगर ये बैठे हैं तो चंद्रमा बीच में सैंडविच की तरह हो जाता है, तो वो भी अपना असर इसी प्रकार के दे सकता है। व्यक्ति का थॉट प्रोसेस में मेंटल सेक्सुअलिज्म घुस जाता है। जैसे ही सोफे पे बैठेगा दिमाग में उल्टी सीधी सेक्स की भावनाएं आएंगी। सेक्स की भावनाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं, पर भावनाएं तो भावनाएं हैं। शक्ति, शौर्य, कॉन्फिडेंस, करेज देने का काम मंगल का है। अरे भाई कितना बल चाहिए, हर आदमी को पता है जिस दिन तू पकड़ा गया उस दिन क्या होगा। परिवार में बेइज्जती होगी, समाज में बेइज्जती होगी, अपने घर परिवार में बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा, उसे सब पता है, पर उसमें क्रेज है। कमजोर आदमी होगा वो एहसास नहीं नहीं भाई यार बेइज्जती हो जाएगी यार मेरी तो। मंगल का साथ मिल गया, मंगल का साथ मिलेगा ना, मंगल बली है कुंडली के अंदर, तो वो कहेगा अरे यार देखा जाएगा साला जो होगा, जिस दिन फंसेंगे उस दिन देखेंगे। और हम तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम नहीं फंस सकते। हर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने वाले व्यक्ति को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि कभी जीवन में पकड़ा नहीं जाएगा। जबकि कहते हैं इश्क और मुश्क ये छिपाए नहीं छिपते हैं, खुशबू और इश्क ये छिपाए नहीं छिपता, एक दिन रहस्य प्रकट होता ही होता है। और ये रहस्य प्रकट करने का काम करता है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है बड़ा खुफिया विभाग टाइप का बंदा है। जब वो नाराज होता है वो ऐसे स्कैम उद्घाटित कर देता है, वो कभी ना कभी पकड़वा देता है उनको। तो अगर हम थोड़ा सा कंक्लूजन करें कि चंद्रमा दिमाग में ऐसे विचार डालता है, मंगल उसको करेज देता है। करेज देता है, मंगल बार बार समझाता है यस यू कैन डू इट। एंड शुक्र का इसमें क्या रोल रहता है? शुक्र और राहु अगर आकर्षण है, शुक्र तो जननांग है, शुक्र को तो प्लेजर से मतलब है भाई। वो कहता है जी आज का दिन अच्छा बीतना चाहिए। अब चाहे उसको शरीर को कोई सुख मिल जाए, कोई लग्जरी मिल जाए, कोई बहुत बढ़िया मूवी देखने को मिल जाए, बहुत बढ़िया खाना खाने को मिल जाए, मतलब जीभ का टेस्ट, या तो जीभ वाह बोल दे या जननांग वाह बोल दे, कोई सा भी एक वाह बोल दे तो शुक्र का अपना काम पूरा हो गया। पर शुक्र अकेला कुछ नहीं करता रहता, वो इंतजार करता है कि मून कुछ करे और मंगल कुछ करे तो मेरा काम बने। वो तो सिर्फ इंतजार कर रहा है एक प्रकार। अच्छा, मान लो एक ऐसी कुंडली है जिसमें चंद्रमा पीड़ित नहीं है और मंगल भी सही है, बट उसमें वीनस और राहु एक साथ हैं, गड़बड़ हो जाएगी। तो भी गड़बड़ हो, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, पर उसमें बचाव बहुत होगा। अब समझाओ, हम बात कर रहे थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर हम कहें कि केवल शुक्र राहु एक साथ हैं तो ये मैरिज के डिस्प्यूट्स को शो करता है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल को शो नहीं करता। एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए हमें चंद्र और मंगल की आवश्यकता है, पर राहु शुक्र एक साथ है, ये पति पत्नी के आपसी जो जिसको कहते हैं ना सब कुछ मिल गया, मन ही नहीं मिला। बस शरीर मिल रहा है, आपस में कमरा एक साथ एंजॉय कर रहे हैं, बट मन नहीं मिल रहा है, आपस में
एक दूसरे के प्रति वो इमोशनल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, डीप इमोशनल बॉन्डिंग वाली बात नहीं है। डीप इमोशनल बॉन्डिंग पता है क्या चीज़ होती है, बड़े शानदार चीज़ होती है। अगर पति पत्नी से बहुत ज़्यादा जुड़ाव में है, पति ऑफिस में बैठा है और जैसे ही आंख बंद करेगा सिर्फ पत्नी के थॉट्स, पत्नी का थॉट्स लेके आएगा, घर में पत्नी क्या कर रही है वो उसके थॉट्स आ जाएगा, टेलीपैथी। इतना कि इस समय वो रसोई में ये कर रही है या इस समय वो सो रही है, उसको पता चल जाएगा। सेम पत्नी अगर पति से अटैच होगी उसको तुरंत इस तरह की चीज हो जाएगी। ये होता डीप इमोशनल बॉन्डिंग। ये चीज गायब होती है जब शुक्र राहु में गड़बड़ हो जाए तो। दोनों के मन में कुछ अलग ही चल रहा होता, कुछ लड़का किसी और ही लड़की के बारे में ख्याल पैदा करता रहता है, लड़की की अगर कुंडली में तो और किसी लड़के के बारे में ख्याल पैदा करती रहती है। प्लस एक चीज कभी भूलनी नहीं चाहिए कुंडली में, लगन। लगन को हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। लग्नेश अगर बलवान है तो बहुत सारी प्रॉब्लम का समाधान है। लग्न बुद्धि है, लग्नेश बुद्धि का इम्प्लीमेंटेशन है, यानी बुद्धि भगवान ने दी हुई है, बुद्धि को किस कर्म में लगाना है उसे ही नोज वेरी वेल। क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, ही नोज वेरी वेल। उनमें लर्निंग एबिलिटी बहुत होती है। कैसे पता चलता है कि लग्नेश बलवान है? 12 भाव हैं। लगन का स्वामी केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, वर्गोत्तम हो, सौग्रही हो, उच्च का हो, या नवमांश कुंडली के अंदर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, सौग्रही हो और या उच्च का हो, ये अगर कंडीशंस हैं लगभग तो लग्नेश आपका बलवान है। शर्त ये कोई पाप ग्रह उसके साथ ना बैठा हो, या पाप ग्रह की दृष्टि भी? हाँ, दृष्टि का इतना बड़ा रोल नहीं मैं मानता, क्योंकि ये सब विल पावर पे डिपेंड करती है। जैसे सपोज करो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ इस समय, मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, बस मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैंने कहा अरे समझ आप वाइट कलर की शर्ट पहनो, अब ये बात मानना ना मानना आप पर डिपेंड करता है। आपको मैं जबरदस्ती वाइट शर्ट नहीं पहना सकता, समझो बात को। तो इतना दृष्टि का मतलब है कि दृष्टि एक मात्र विचार पैदा करेगी उसके दिमाग में, या एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट को अपना थॉट समझा रहा है। जैसे अगर मंगल की दृष्टि है, मंगल जो है लड़ाई झगड़े का प्लेनेट है, गुस्से का प्लेनेट है। एक व्यक्ति आया उसके पास, यार मुझे फलाना आदमी तंग कर रहा है, अब मंगल ने क्या सलाह देनी है? मंगल तो योद्धा है, फाइटर है, मार 2 थप्पड़ कैन पे, बकवास कर रहा है, और बोला फिर भी ना माने तो मार 10 थप्पड़, और जब तक मारता रहे जब तक। ये मंगल का थॉट प्रोसेस है। पर गुरु की अगर दृष्टि है तो गुरु उसको अलग अंदाज में समझाएगा, बेटा समझ वो तेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, तेरे को ये चीज़ समझनी होगी, तो उसको इग्नोर कर, तू दूसरा रास्ता पकड़, तू ये कर, तू उससे मिल, तो उसके साथ बातचीत कर, उससे प्रेम भरा बात कर। वो उसको डीप इंट्रोस्पेक्शन में लेके जाएगा, आत्म मंथन करवाएगा। वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, जोर जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे ज्योतिष के विद्यार्थी, ज्योतिष को मानने वाले इसी उधेड़ बुन में घूमते रहते हैं। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा, कभी ज्योतिष को बहुत अच्छे ढंग से आम आदमी की भाषा में, सामान्य भाषा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया। लोगों को समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका है उनको उन्हीं की भाषा में, उन्हीं के पारिवारिक माहौल के हिसाब से समझाने का प्रयास करना, तो बात बनेगा, नहीं तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। गांव के आदमी को समझाने का तरीका कुछ और है, धार्मिक आदमी को समझाने का तरीका कुछ और है, और अधार्मिक व्यक्ति को समझाने का तरीका कुछ और है। अधार्मिक आदमी को आप लॉजिक दे के समझाएं, विज्ञान के माध्यम से समझाएं, तो चीज समझ में आएगी।
अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। गांव के आदमी को आप लॉजिक देंगे तो गांव का आदमी का भरोसा नहीं है कि वो लॉजिक समझे भी ना भी समझे, पर उसको सोसाइटी की बात करेंगे, अरे फलाने राम भाई तेरा पूरा गांव क्या कहेगा तेरे को इस बारे में, ये काम करता हुआ तू अच्छा लग रहा है। वो कहेगा बात बिल्कुल ठीक है यार, भाई तेरे पूरे गांव में थू हो जाएगी। उसके एकदम समझ में आ जाएगी भाई ये कर्म ठीक नहीं है। धार्मिक आदमी को कहोगे यार तेरे सारे गुड कर्मा खत्म हो जाएंगे, तेने इतने पुण्य कमा करके तू ये पृथ्वीलोक पर तू आया है, तेरे को मनुष्य जन्म मिला है, तू एक नेगेटिव कर्मा क्यों क्रिएट कर रहा है एक छोटे से क्षणिक सुख के लिए, एक शारीरिक सुख के लिए। वो कहेगा यार बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। समझो, अगर अनलॉजिकल जो बिल्कुल है धार्मिक प्रवृत्ति का, उसको ये दोनों तरीके समझ में नहीं आएंगे। वह तो मैं मानते नहीं पिछले जन्म में मैं क्या था, मुझे क्या लेने देना, मैं क्यों जाऊं पास्ट लाइफ में, भाई मेरा कोई विचार ऐसा नहीं है, आगे क्या होगा मुझे तो इसकी भी परवाह नहीं है। प्रेजेंट में समझाओ क्या होगा, प्रेजेंट में उसको कानून बताना पड़ेगा, क्या क्या लॉस कर सकता है वो समझाना पड़ेगा, तो बहुत सारे तरीकों से उसको समझाना पड़ेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा हाँ यार ये कानून तो है, ये तो ठीक नहीं है ये बात। तो ऐसे तरीके हैं समझाने के, हर सूत्र हर आदमी पर फिट नहीं होता, परंतु ये साइंस हमारी ऋषियों की लिखी हुई साइंस है और हम लोग इन्हीं को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ज्योतिष को रीराइट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आज के ज़माने के हिसाब से। अभी नई जनरेशन जो आ रही है, उस नई जनरेशन को अगर आप एआई वाले तरीके से समझाएंगे तो समझ में आएगा। अगर आप उसको ब्रेन समझाना चाहते हो तो आप उनको समझाना पड़ेगा कि ब्रेन भी एक एआई है भाई, ब्रेन एक एआई टूल है। जैसे ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है, जैसे एआई को हम टूल को क्या करते हैं, डाटा दे करके हम ट्रेन करते हैं, ब्रेन भी तो वही है। आप जो काम कर रहे हो इसको आपने कई सालों से अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया इस तरह से। आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू ले सकते हो, पर इंटरव्यू ये थोड़ी ना एक दिन आपका विचार आया और अगले दिन बैठ गए आप। आपकी जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी बात नहीं बनेगी। अब नई जनरेशन को इस एंगल से समझाएंगे, उनको समझ में आएगा कि ब्रेन, भाई इस ब्रेन में वो चीज़ नहीं डालनी, तुम्हें वही चीज़ डालनी है जो तुम बनना चाहते हो, जो तुम हो जाना चाहते हो। कई बार जैसे हम रेमेडीज भी देते हैं, ये मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि रीराइट करने की ज़रूरत है आज के ज़माने में। जैसे कोई रेमेडी होती है कि कभी बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उन पे होता है कि घर में गाय के गोबर का लेप कीजिए या वो लगाइए, तो वो उस ज़माने में लिखे गए थे क्योंकि उस ज़माने पे जो होता था वो कच्चे होते थे, तो उस पर करते थे लोग मिट्टी और गाय के गोबर को मिला के। आज तो शहरों में इतनी टाइल्स होती हैं तो समझ, मैं वही बाद में कहता हूँ, ज्योतिष कॉमन सेंस का खेल है, बट कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती है। कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी ये प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्लस उस व्यक्ति के बिलीफ के अनुसार होनी चाहिए। अगर कोई भी रेमेडी काम नहीं करती, अगर उसके बिलीफ के साथ उसका अलाइनमेंट नहीं होता, सपोज करो आप हनुमान जी के भगत हो, आपको अचानक से कोई व्यक्ति कहे यार काल भैरव जी की तू साधना कर, अरे भाई आपका कनेक्शन ही नहीं है, आप में वो प्रेरणा जागेगी नहीं काल भैरव भगवान के बारे में। दूसरा, आपका ब्रेन मंत्र जाप करने का शौकीन है, मैं रेमेडी में मंत्र बताऊं ही ना, कोई रेमेडी काम नहीं करेगी। आपका थॉट प्रोसेस टोने टोटको में है, बता दिया मंत्र गायत्री मंत्र जप कर, वो भाई गायत्री मंत्र लाखों फायदे देता होगा, बेशक मंत्र के संसार में वो मंत्र राज है, गुरु मंत्र है, पर उसके लिए काम नहीं करेगा। भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र में मां पार्वती को
112 प्रकार की ध्यान विधियां बताई। तो मां पार्वती ने कहा कि अपनी चर्चा हुई थी कि हम नवग्रह दोष की वजह से जो आम मनुष्य परेशान है, चिंतित है, व्यथित है, उसको शांत करने के उपाय बताएं, और आपने ध्यान बता दिया। और हर ध्यान विधि आपको मानसिक रूप से शांति प्रदान करती है। डीप मेडिटेशन आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। डीप मेडिटेशन आपके मन को शांति में ले जाता है, और जब ब्रेन आपका रिलैक्स होता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मेडिटेशन का यही काम है। हमारे दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है मेडिटेशन करने से। अगर सपोज करो किसी इंसान के 1 मिनट में 1000 थॉट्स आ रहे हैं, तो ध्यान करने के बाद वो आधे से भी कम हो जाएंगे। जब आपके उल्टे सीधे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है तो डेफिनेटली वो पावरफुल हो जाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत गजब की बढ़ जाएगी। तो माँ पार्वती कहती हैं फिर 112 क्यों बताई? अरे एक से ही गुजारा बहुत अच्छा हो रहा था। मैं तो सुन के इतनी प्रभावित हूं आपसे कि हर विधि मुझे तो लग रहा है ये तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है, पर आप तो रोज नया नया ध्यान बता रहे हैं मुझे, और आज 112 बता दिया। तो भगवान शिव कहते हैं, बड़े प्यारी बात, मैं साधारण भाषा में बताऊंगा कि मनुष्य की 112 प्रकार की खोपड़ियां हैं। यानी हम 112 प्रकार के हैं। खोपड़ियां मतलब अलग सोच प्रोसेस, तो सोचने के तौर तरीके, एंगल 112 तरह के हैं। अगर हमें ये नहीं पता इस आदमी का थॉट प्रोसेस क्या है, इसका बिलीफ सिस्टम क्या है, तो रेमेडी कुछ काम ही नहीं करेगी। और 70% केसेस में प्लेसिबो इम्पैक्ट काम करता है। प्लेसिबो इफेक्ट। मान लीजिए आपकी आस्था है, आप ऐसा मानते हैं, बचपन से आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि कहानियां सुनी है भूत प्रेतों की। किसी दिन आपको भी एहसास होता है यार कोई ना कोई भूत प्रेत मेरे भी पीछे पड़ गया। एहसास है, आए आप ज्योतिषी के पास कि साहब मेरे पीछे तो मुझे लग रहा है कोई भूत प्रेत पीछे भाग गया। समझदार ज्योतिषी वहां पर प्लेसिबो क्रिएट कर देगा, यानी प्लेसिबो इफेक्ट देगा उसको। कहेगा भाई ये ऐसी दवा रामबाण तुझे दे रहा हूं, ये उपाय भाई साहब 100 भूत भी हो तो आसपास नहीं फटकेंगे इसके। जा ये मंत्र पढ़ दिया, ये झाड़ा मार दिया, ये फूंक मार दी, ये फलाना कर दिया, वो ठीक हो जाएगा 2 दिन में। ये धूनी कर ले, ये कर दे, कोई दवा काम नहीं करेगी। कोई दवा नहीं बनी उसके लिए, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा। लाख बंदे समझा दो कि भाई तेरे पीछे भूत नहीं है, भाई नहीं मानने वाला। कुछ लोग बोल तो देते हैं ये क्या ड्रामा है, अंधविश्वास है। विश्वास के साथ तो अंधविश्वास लगा ही हुआ है, विश्वास के साथ अंधविश्वास चिपका हुआ है, इसको हम अलग कर ही नहीं सकते। पति पत्नी में क्या विश्वास है? हम अपनी प्रॉपर्टीज वाइफ को दे रहे हैं, लिखवा रहे हैं ना। अगर ये विश्वास है कि कल को छोड़ के भागी 50 साल की उम्र में क्या होगा? 50 साल की आयु का व्यक्ति बहुत सारी प्रॉपर्टी, पैसा, रुपया पैसा जो अच्छा खासा कमा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपनी पत्नी के नाम बहुत सी चीज़ करवा चुका होता है। कल को 50 साल की उम्र में तलाक दे के टाटा बाय बाय कर दिया तो क्या होगा? टेक्निकली जितनी जो चीज़ें उसके नाम है, सरकार तो यही मानती है, कानून यही मानता है भाई इसी की है। अब तू बता आगे क्या देगा? जो खुद कमाए वो भी बंदे आधा ने जाएगा। टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत कुछ तो वहां दे दिया, अब उसके बाद बचा ही इतना सा है। फिर उससे कहा जाता अब बता क्या देगा? बचा क्या? हो गया ना धोखा, हो गया ना विश्वास। विश्वास में अंधविश्वास छिपा हुआ है। खैर चलो उस बात पे नहीं जाते। हमारा टॉपिक ये था कि भैया अगर उसको जेमस्टोन में बिलीव है, आपको जेमस्टोन सजेस्ट करने पड़ेंगे। वो रुद्राक्ष में बिलीव करता है, उसको रुद्राक्ष बताना पड़ेगा। मंत्र जाप में बिलीव करता है, मंत्र बताना पड़ेगा। अगर वो उपवास में बिलीव करता है तो उपवास बताना पड़ेगा। उसने देखा है दादा दादी को एकादशी का व्रत करते हुए, अमावस्या का दिन
पितरों को मनाते हुए, भैया उसको वो रेमेडी समझ में आएंगी, आपके प्रवचन नहीं समझ में आने वाले। हम कितना मर्जी लाख समझा लें, ज्योतिषी का दायरा जो बढ़ना चाहिए बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए, मतलब सोच का दायरा बड़ा होना चाहिए। वो एक उपाय के साथ, एक तरह के उपाय के साथ नहीं फिक्स रह सकता। और इसके लिए उसको उसको नॉलेज इन सब चीजों की होनी चाहिए जो बहुत नॉलेज सारे लोगों होनी में नहीं होती चाहिए, है। हाँ। उसमें लॉजिक होना चाहिए। और अंधविश्वास, समस्या क्या है कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर आकर के रात को सोचते हैं कि नई रेमेडी बनाते हैं, सुबह पेश कर देते हैं। वो चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है। क्या इससे ज्योतिष के जो कर्माज हैं वो भी इफेक्ट करते हैं? मतलब जो एस्ट्रोलॉजर है वो बना इसलिए कार्मिक बंधन की वजह से ही तो व्यक्ति ज्योतिषाचार्य बना है। कार्मिक बंधन, कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म कर रहा है, कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के बंधन से बंधा हुआ है, इसलिए वो कर रहा है। जैसे आप अभी एस्ट्रोलॉजर हैं तो पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ होगा कि आप इस फील्ड में आए हो? देखो, पहली बात तो ये विद्या है लोगों का कष्ट और दुख को कम करने की, ऐसा पब्लिक मानती है कि ये लोगों का दुख। डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट और आपका ज्योतिषी, चारों कुंडली के छठे भाव से आते हैं। छठा भाव होता है लड़ाई का, झगड़े का, मुकदमेबाजियों का, परेशानी का, कर्जे का, इनका भाव होता है। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में ये भाव एक्टिवेट होता है, जिसे हम शत्रु भाव भी कहते हैं, वो उनका संबंध इस तरह के कार्यों से हो जाता है। अब प्रश्न है कि पास्ट में क्या होगा। डेफिनेटली पास्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर्म हुआ है, उनसे डेफिनेटली कुछ गड़बड़ कर्म हुआ और कुछ अच्छे कर्म हुए। अच्छे कर्म का वजह से ज्योतिषाचार्य को मान सम्मान बहुत मिलता है, रेस्पेक्ट बहुत मिलता है, ज्ञान बहुत सारा मिल जाता है। और भैया नेगेटिव ग्रह की इफेक्ट से सारा दिन अगला परेशानी सुनता रहता है सुबह से शाम तक। उसकी जीवन का हैप्पीनेस का क्या, उसकी लाइफ का हैप्पीनेस क्या, एक डॉक्टर की हैप्पीनेस का क्या। सुबह हॉस्पिटल में जाता है, शाम तक हॉस्पिटल में रहता है, शाम को फिर अपने घर के हॉस्पिटल में बैठ जाता है, रात के 12 बजे भी फोन आ जाए तो भी जाना पड़ता है। हाँ। कितने दिन छुट्टियां मनाएगा? क्या वो अपने रिलेटिव से प्रॉमिस कर सकता है यार आ जाऊंगा मैं, चलो कहाँ जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो यार, मुझे भी ले चलो यार, मुझे भी बिठा ले चलो यार, मैं भी 3-4 दिन बिताया हूँ। नहीं भाई, वो तो एक हफ्ते पहले प्लानिंग करके बैठेगा, किस दिन मुझे हॉस्पिटल में आना है, किस दिन नहीं। हॉस्पिटल गर्दन पकड़ लेगा कि बाबूजी आप ये नहीं रात को एक मैसेज लिख करके भाग सकते कि साहब कल तो मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं गंगा जी जाना हूँ घूमने के लिए। नहीं, यू आर ए डॉक्टर, यू आर सो रेस्पॉन्सिबल। हमारे पास कभी कभी ऐसे ऐसे फोन आते हैं, वो इतनी तकलीफ में होते हैं लोग, हमें उनकी पूरी स्टोरी सुननी होती है। अब मान लो आपका मन नहीं है, आप ये थोड़ी कह सकते हो यार मैं तो 20 साल से स्टोरियां सुन रहा हूँ, 25 साल हो गए मुझे ये स्टोरी सुनते हुए, क्या ये बकवास सुना रहे हो तुम। आप किसी को कह सकते हो, नहीं सुन रहे। हमें वहां पर सुनना है बड़े ध्यान पूर्वक और उससे कनेक्ट करना है। बता तेरी तकलीफ। मर्द आते हैं रो रहे हैं, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी मैरिज लाइफ बहुत ख़राब जा रही है, मेरी वाइफ मुझे चीट कर रही है, मेरे परिवार वालों को दिक्कत में डाल दिया, गलत मुकदमे हो रहे हैं, फर्जी मुकदमेबाजी इन मैरिज सबसे ज़्यादा है हमारे देश में। मोर देन 90% मुकदमे फर्जी हैं। मुंह उठा करके जो मर्जी जो है डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दो। लोग वकील के पास तो बाद में जाते हैं, हमारे पास पहले आते हैं कि भाई शायद कोई उपाय मिल जाए, उसी से मामला शांत हो जाए। वकील तो लास्ट कड़ी है साहब, कोर्ट कचहरी तो लास्ट है। पहले तो वो बेचारे हमसे कोई होलिस्टिक अप्रोच चाहते, कोई कुछ हो जाए चमत्कार। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि अगर मान लो कोई आया, फर्जी केस हो रखा है, थ्रू एस्ट्रोलॉजी क्या कुछ हेल्प मिल सकती है? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में सॉल्यूशंस हैं, पर देखना पड़ता है ये समस्या जनरेट किस
तरह से हो रही है। जैसे हमारी चर्चा स्त्री श्राप पे हुई थी। अब मान लो एक व्यक्ति आया, हमने देखा यार इसकी कुंडली में तो स्त्री श्राप लगा हुआ है, हमने देखा कुंडली में स्त्री श्राप लगा हुआ है। अब वो कह रहा है जी मेरी मैरिज लाइफ टूटने को हो रही है। आप उसको 2 महीने या 3 महीने की रेमेडी में नहीं ठीक कर सकते। ये ज़्यादा बेटर ये होता है कि विवाह से पूर्व ही व्यक्ति 22-23 साल का हो गया, शादी करने का मन आ रहा है कि 1-2 साल में करनी है, हमें कम से कम 2-3 साल का समय मिलना चाहिए। फिर उस पहले समझाना, फर्स्ट रेमेडी शुड बी कंसल्टेशन, काउंसलिंग करो, उसको उसकी प्रॉब्लम बताओ। अगर मेरा डाइजेशन वीक है, डॉक्टर मुझे समझाए भाई तेरी बॉडी ऐसी ही है, तेरा डाइजेशन वीक है, तू छोले भटूरे रोज नहीं खा सकता, 3 महीने में 6 महीने में एक बार खा ले बहुत है, और अगले दिन उपवास पे चला जाइयो, नहीं तो फंस जाएगा। तो समझदार आदमी उसके नियमों का पालन करेगा, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेगा। ऐसे ही जिसका स्त्री श्राप है उसको हमें समझाना है कि ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी अपने जीवन साथी से भाई। अच्छा होता क्या क्या है, ये हम बीच में बात घूम गई, उस बात पे ही आते हैं। पहली चीज तो जिसे हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा स्त्री श्राप वालों को नहीं मिलता, नंबर 1। नंबर 2, जैसा व्यवहार हम अपनी वाइफ से चाहते हैं, मैं लड़का हूं इसलिए लड़के की बात बोल रहा हूं, लड़की अपना लड़का समझ लीजिए, जैसा हम चाह रहे हैं कि यार मेरी पत्नी ऐसे ऐसे मेरे साथ व्यवहार करे, ऐसा नहीं करेगी। फिर प्रश्न आता है यार जब विचार नहीं मिल रहे, थॉट प्रोसेस नहीं मिल रहा, क्या इनका तलाक हो जाता है? नहीं होता। और अगर ये लेने का प्रयास करते हैं तो इनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, इनको तलाक जल्दी नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि लड़का और लड़की दोनों के कुंडली में स्त्री श्राप हो? मैक्सिमम में यही होता है, मैक्सिमम जोड़े ऐसे ही बनाए जाते हैं, है ना। वो राजस्थान में कहावत है ना, चौखट मिलते किवाड़। तो ये शायद भगवान ऐसे ही करते हैं। तो ये इनका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है? पास्ट लाइफ कनेक्शन, हर पति पत्नी का पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है। यदि आपने स्त्रियों का सम्मान किया है, आप पुरुष हैं, स्त्री का सम्मान किया है, किसी को चीट नहीं किया, किसी को गलत प्रॉमिस नहीं किया, किसी महिला पर अत्याचार नहीं किया आपने, तो आपका शुक्र डेफिनेटली विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट जर्नी। हम तो इस प्लेनेट के ऊपर एक ट्रैवलर की तरह आए हैं, कुछ समय के लिए रुकना है फिर चले जाएंगे। तो इस स्टेशन के ऊपर जब हम रुके हुए हैं, हम क्या अपने कर्मों में इंप्रूवमेंट करके जाते हैं, डेट विल डिसाइड द नेक्स्ट। जिनका शुक्र पीड़ित है, जिनके स्त्री श्राप है, उन्होंने पिछले जन्म में किसी को रिलेशनशिप में धोखा दिया होता है, उनके ऊपर अत्याचार किए हुए होते हैं, इस वजह से स्त्री श्राप बन जाता है। और ये स्त्री श्राप होने से इस जन्म में हमें चीटिंग का सामना करना पड़ता है। और कमाल की बात, पुरुष के अगर स्त्री श्राप है, हम उनको एक चीज़ बताते हैं, भाई बाहर किसी महिला के साथ चक्कर में मत फंस जाना, महिला पैसा भी ले जाएगी, तुम्हें इमोशनली डेंट जरूर मार के जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बाद में पता चलेगा वो तो किसी और के साथ रिलेशन में थी, तुमको कह रही थी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें माँ बेवकूफ़ बना गई, माँ गधा बना गई रियल, और तुम्हें कहती रही कि तुम ही हो एक मेरे खुदा, तुमसे ही मैं प्यार करती हूँ, पर प्यार तो रियल में किसी और से कर रही थी, मेरे साथ तो सिर्फ अपना वो काम निकाल रही थी। काम निकालने का मतलब पैसे का, फाइनेंशियल उसको जरूरतों को पूरी कर रही हो सकता है वो कुछ फेवर चाह रही हो, कोई पोस्ट पोजीशन के अंदर फेवर चाह रही हो, कुछ भी XYZ, कोई भी उसका स्वार्थ पूर्ति उसके पीछे जिम्मेवार होता है। और एक और कमाल की बात, सेम काम हमारी पत्नी भी कर रही होती है, जिनके कुंडलियों में ये होता है, वो भी किसी स्वार्थ की वश आपके साथ चिपकी हुई है कि पट्ठा पैसे का बहुत कमा रहा है, ये तो 5 लाख रुपए महीने कमाता है, तो 10 लाख रुपए महीने कमाता है, इतनी सुख सुविधा मिली हुई है यार, मैं दूसरे के पास क्यों जाऊं, ये सुविधाएं खत्म हो जाएंगी। और जो बंदा मेरे को पसंद है वो तो पट्ठा वैसे ही घूम रहा है सारा दिन, वो तो बहुत कम कमा रहा है, तो मैं उसके पास कैसे चली जाऊं?
तो रिलेशन भी रख सकती हूँ मैं और इसके साथ भी चल। पर रिलेशन के लिए मैंने कहा अलग कंडीशन होती हैं, जरूरी नहीं कि हर स्त्री शराब वाले का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। कुछ बेचारे स्त्री शराब वाले तो ऐसे होते हैं, ना घर की स्त्री सुख देती ना बाहर की स्त्री सुख देती है, तो उन कहते हैं हम स्त्री सुख में कमी। और स्त्री सुख में इतना गड़बड़ हो जाता है कभी कभी तो बहनें भी उनको दिक्कत में डाल देती हैं, बहनें भी उनको परेशानी में डाल के रखती हैं। तो बाहर की स्त्रियां अपना हेतु सिद्ध करने के लिए स्वार्थ पूर्ति के चक्कर में उनका उपयोग करती रहती हैं। फिर हेल्थ के ऊपर आ जाओ। जिन कुंडलियों में स्त्री श्राप है उनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स होने के चांस, शुगर यानी डायबिटीज होने के चांस, ब्लड प्रेशर की समस्या होने के चांस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहना, पल्स रेट बढ़े रहना। जब भी पल्स रेट नापोगे उसकी ज़्यादा ही मिलेगी आपको, थोड़ा आप मतलब जैसे 70 से 80 होनी चाहिए, 90-100 तक जाके मिलती है स्त्री श्राप वाले का। हेल्दी से हेल्दी आदमी का नाप लेना तो उसमें ये मिलेगा आपको। साथ में किडनी की प्रॉब्लम्स, साथ में आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएंगी ये बीमारियां आगे बढ़ती चली जाती हैं। रूट कोज क्या है? रूट कोज रिलेशनशिप का स्ट्रेस, कि 20 साल हो गए मैरिज लाइफ को, 25 साल हो गए मैरिज लाइफ को, पर इमोशनल स्ट्रेस झेल रहे हैं। यार जो चाहिए थी वो तो मिली नहीं, और जो मिली है वो हमें सुख दे नहीं रही है। ये जो डीप इमोशनल स्ट्रेस है इसकी वजह से ही ये सारी बीमारियां होती है। आप ये भी कह सकते हो ये सारी बीमारियों के पीछे ये स्ट्रेस जिम्मेदार है। अच्छा, जैसे गट उनकी खराब मिलेगी आपको। हाँ, किसी व्यक्ति के जीवन में ये तो जब वो पैदा होता है तभी से ये आ जाता है, लेकिन ट्रिगर कब होता है ये? ट्रिगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। पहली चीज 19 वर्ष की आयु में उनका पहला इश्क शुरू हो जाता है। जब वो कॉलेज स्कूल कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि कॉलेज जाता हो। हम तो ये मान रहे हो अनपढ़ भी हो सकता है भाई, ग्रह तो उसके भी हैं जो अनपढ़ है, जिसने स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो हो जाता है। जिसको चाहते जिनसे प्रेम चलता है उनसे शादी नहीं होती, और जिनसे हो गई तो चलना महाभारत हो जाता है। ये है स्त्री श्राप। हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इमोशनली आदमी को बड़ा हर्ट करता है। वेल्थ की बात करेंगे तो ऐसे लोग बहुत कमाते हैं, कमाई धमाई खूब होती, सेटिस्फाई कभी नहीं होते। इनको पता क्या लगता है कि अगर मैं ज़्यादा धन कमाऊंगा ना तो स्त्री मुझसे प्यार करेगी। इस मृग मृचिका के चक्कर में वो बहुत धन कमाते रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं कि स्त्री मुझे प्रेम करेगी। पर पता चला स्त्री ये उल्टी कंप्लेंट कर रही है कि साले तो हमें टाइम ही नहीं दे रहा, ये तो मामला ही उल्टा हो गया है? तो जो हम सोच के चले उसका उल्टा परिणाम प्राप्त होना। तो ऐसे में हम कहते हैं यार देखो स्त्री श्राप में ना आप रेमेडीज में चले जाओ। रेमेडीज करने से काफ़ी हद तक ये स्त्री श्राप माइल्ड हो जाता है। और अगर आप दिल से इस रेमेडीज़ को करते हो, इन रेमेडीज़ को, तो ये भी होता है कि वो काफ़ी हद तक मुक्ति की तरफ होता है। वो वही पत्नी उसका पूरा घर संभाल रही होती है और वही पत्नी उसको प्यार भी कर रही होती है, और एक समय आता है वो कहती है यू आर द बेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। नहीं तो पत्नी कहती है मेरा जीजा तुमसे बढ़िया है, मेरा बाप तुमसे बेस्ट है, मेरा भाई का तो खैर मुकाबला तुम कर ही नहीं सकते। तो तमाम पुरुष उस पति की अपेक्षा अच्छे होते हैं। पर जो लोग इनसे मुक्त होते हैं उनके साथ ऐसी समस्याएं कम होती हैं। आपने देखा होगा ना, अभी शराबी आदमी की भी पत्नी बढ़िया 16 सोमवार भी कर रही है, उसको मना भी रही है, उसके लिए खाना भी दे रही है, झगड़ा भी कम कर रही है। सारे हैरान परेशान, यार ऐसी बीवी इसको मिल गई, भगवान का गणित समझ में नहीं आ रहा। ऐसा आम इंसान सोचता है, पर भगवान ने तो गणित पहले रख दिया ना। और जो हमें जन्म पत्रिका में इस समय जो मिला है, जन्म के समय जो ग्रहों की इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है भाई, वो भी हमारे ही किए हुए कर्म हैं। किसी ने थोपे नहीं हमारे ऊपर, किसी ने, भगवान ने बैठ करके हमारा शुक्र नहीं बिगाड़ा है। भगवान ने बैठ करके कोई स्त्री श्राप नहीं पैदा करा हमारी कुंडली में।
परमेश्वर तो परम जो है कि मैं कहूँगा दयालु है, जिन्होंने भाई फ्री विल कितना दिया। तो गुरुओं के पास जाओ, ज्ञान ग्रहण करो, उनसे पूछो कि जीवन को जीना कैसे है, जब समझ में आओगे। जैसे एक बड़ा प्यारी हमारे गुरुजी एक कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति की वाइफ भाग गई घर छोड़ करके। वो बेचारा कहीं बाहर गया होगा परदेश में कमाने के लिए, घर आया तो बीवी भाग गई। पड़ोसियों ने बताया भाई वो तो किसी और के साथ भाग गई। बड़ा बेचारा डिप्रेशन में चला गया कि जिसके लिए तू इतनी मेहनत दिन रात एक कर रहा था, यार वही भाग गई। डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में अक्सर लोग या स्ट्रेस में अक्सर लोग अध्यात्म का मार्ग ढूंढते हैं। वो गया तो कहीं पर प्रवचन चल रहे थे, वो जा कर के बैठ जाता है वहाँ प्रवचनों में, तो सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं बाबा जी को बता रहे होते हैं, महात्मा जी को। अब वो भी कहता है महाराज जी मेरी बीवी भाग गई। महात्मा कहता है कौन? कहता है जी मेरी बीवी भाग गई। फिर कहता है कौन? कहता है महाराज जी मेरी बीवी भाग गई। बोला समझ नहीं आया, ढंग से समझा। बड़ा इरिटेट होता है यार, महाराज जी को सुन भी रहा है, महाराज जी रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। वो कहता है महाराज जी पूरी डिटेल में समझाता है कि मैं रात को आया जी और मेरी बीवी भाग गई। पड़ोसियों ने बताया कि किसी के साथ भाग गई। कहता फिर से बताओ तुम्हारी बीवी भाग गई? कहता हाँ महाराज हाँ। अब गुस्से में आ जाता वो, इतनी बार कौन पूछे। कहते माँ बेटा नाराज होने की जरूरत नहीं है, तेरा पर्सन ही गलत है। तू बार बार एक चीज गलत दोहराया जा रहा है, मेरी बीवी मेरी बीवी। ओ भाई वो तेरी बीवी नहीं थी, तेरी बीवी तेरी होती तो तेरे पास रहती। दूसरा एंगल सोचने लग गया आदमी कि यार बात तो महाराज जी ठीक कह रहे हैं, मेरी तो थी नहीं। तू कल से संताप करे जा रहा है, कल से तू रो रहा है। सही कह रहा है गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी नहीं है। उसी समय उसका स्ट्रेस खत्म कि मेरी होती तो मेरे साथ रहती। इसलिए काउंसलिंग बेस्ट आइडिया होता है। जिसका भी स्त्री श्राप है या शुक्र खराब है पुरुष का, काउंसलिंग करो। लड़की का स्त्री श्राप है, अच्छा लड़कियों का जो स्त्री श्राप होता है उनको हार्मोनल इश्यूज होते हैं, पीसीओडी की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, सिस्ट बनना, फेब्रॉइड बनना, यूट्रस में गड़बड़ियाँ आना, गायनी प्रॉब्लम्स आना, ये सब उनके साथ इशू स्त्री श्राप में होते हैं। और उनको भी यही पीड़ा रहती है कि पति मेरा सुनता नहीं, पति मेरी बात मानता नहीं, पति सब कुछ दे रहा है बस एक मेरी बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं सुन रहा। ये उनके साथ भी होता है। और जो लड़का मुझे पसंद था वो मुझे मिला नहीं। तो ये दोनों की तरफ होता है। तो इसमें हम हेल्थ का पॉइंट जो है अक्सर हम जब मैरिज की बात करते हैं तो हम इग्नोर करते हैं, उस पर डिस्कशन नहीं होता। जबकि हेल्थ जो कि हमारे लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर रिलेशनशिप किसी का अच्छा नहीं है तो भैया जो रिलेशनशिप के अच्छे ना होने से आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जितने अच्छी रिलेशनशिप होगा, जितनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग होगी, उतनी अच्छी इम्यूनिटी होगी। कहते गांव का आदमी जो है इम्यूनिटी अच्छी थी भाई, वहाँ ये भागा भागी के खेल कम होते हैं, वहाँ लोग अपने सोशल प्रेशर के अंदर ये सब गड़बड़ियाँ कम करते हैं होते हैं पर कम करते हैं। एक आदमी ये मान के बैठा ये मेरी पत्नी सारे जीवन भर यही रहेगी, पत्नी ये मान के बैठी तलाक नाम की चीज़ हमारे ज़माने में हमारे हिसाब से नहीं होती है, इसलिए वो दोनों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। परेशानियां होती हैं, झगड़े होते हैं, बट उनकी इम्यूनिटी इस लेवल पे मजबूत इसलिए रहती है, उसको पूरा विश्वास है कि छोड़ के नहीं भागेगी। पूरे परिवार में एक तो भरे पूरे में रह रही होती है, एक तो महिला को भी कम ही चांस मिलते हैं फिर इस तरह के इधर उधर जाने आने के, तो वो भी कारण है। तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, खाएंगे मैं मौज मारेंगे। भैया सारा खेल स्ट्रेस का है। और ये दोष लव, मैरिज, रिलेशनशिप, इनमें कहीं प्रॉब्लम आ जाए जीवन में
ये डीप स्ट्रेस क्रिएट करने का काम करते हैं। या तो इंसान को ट्रॉमा बचपन में होता है नेगेटिव घटनाओं से, जवानी में सबसे बड़ा ट्रॉमा इन्हीं चीज़ों का। क्या स्पिरिचुअलिटी इन सब चीज़ों से आदमी को बचा सकती है? बचाने की तो बात छोड़ो, इससे मुक्त कर देती है। बचाना तो एक जस्ट बचाव हो गया, जैसे हम बरसात में था छाता ले लेते हैं, वो तो बरसात ही बंद कर देगी। स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बढ़िया टूल जो हर कोई अपनाने की बात करता है, आप किसी भी इज्म में चले जाओ, हिंदुइज्म में, सिखिज्म, कहीं चले जाओ, वह है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन आपके ब्रेन को ही इस तरीके से इंटरनल उसके न्यूरॉन्स में ऐसे ऐसे केमिकल से बिल्ड करता है कि व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते ही नहीं, उसके अंदर थॉट्स ही लव के आते हैं, प्रेम के आते हैं, स्नेह के आते हैं। और वो एक हर इंसान को जीव के रूप में देखता है कि यार ये तो आत्मा है, ये तो शरीर है, ये जीव है, मुझे इस पर दया करनी चाहिए। वो चोर को भी जो है ना बड़ा ही जो है खराब निगाह से नहीं देखता। जैसे को कथा है कि एक साधु जप कर रहा था, चोर आ गया कर उसकी कुटिया में, देखा तो यार कुछ नहीं है साधु के पास, तो चोर बड़ा हताश परेशान, आज उसके पास भी घर में कुछ नहीं है सारे का खाने के लिए। वो कह रहा है यार बड़ा गलती हो गई आज तो, कहाँ तो कितनी मेहनत इतनी करके। दूर से रोशनी देख के तो तू आया था कि कुछ मिलेगा, तो उसको लगता है यार कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। तो देखता है साधु का कमंडल पड़ा होता है, भले यही ले चल, तू एक काम कर, इसी को निकाल के ले चल, कुछ तो मिलेगा इसके नाम का। तो जैसे वो कमंडल उठाता है साधु एकदम ध्यान से जागता है। साधु कहता है क्या बात, तो बड़ा गुस्से में बोलता है बस ये कमंडल, कुछ भी नहीं तेरे पास। वो कहता भाई बैठ तू। बोला बैठ, पकड़वाएगा ये, हल्ला मचाएगा मुझे। कहता नहीं नहीं तू बैठ। बोला भाई मैं तेरे से बहुत हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, पर तेने भी बहुत बड़ी गलती करी, कम से कम बता देता, कोई मेरे पास संदेश भिजवा देता कि तू आने वाला, मैं कुछ तेरी व्यवस्था करके रखता। अब मुझे पता कितना हार्दिक कष्ट हो रहा है कि इस मेरे घर में आया और सिर्फ कमंडल लेके जाएगा, यार ये बहुत बड़ी बेइज्जती है मेरी, ये बात ठीक नहीं है। खैर अब जब भी तुझे आना हो मुझे संदेश पहुंचा दियो, मैं और जो जो चीज़ चाहिए मैं व्यवस्था कर दूंगा, मेरे बहुत चेले हैं, मैं उनसे मंगवा लूँगा, अपने लिए तो मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, तो तेरे लिए मांग लूँगा उनसे। कहता है यार तू भागने दे, अब मूड खराब है तेरा, कमंडल लेके भाग जाता है। वो कमंडल जो है मार्केट में बिकने आता है, वो बिकते बिकते क्या होता है कि वो एक ऐसे सेठ के पास चला जाता है, सेठ जी उनके चेले, सेठ जी को गुस्सा आता है कि गुरु जी का कमंडल उठा लाया ये, तो वो राजा के पास सीधा कंप्लेंट कर देता है। कमाल की बात तो राजा भी जो है साधु का चेला, राजा और गुस्से से भर जाता है, कहता है यार ये तो गड़बड़ कर दी साध्वी ने, ये हमारे गुरुजी का कमंडल चोरी कर लिया, ये छोटी मोटी चोरी की वारदात नहीं है। अब समझने वाली बात क्या है, कमंडल की क्या वैल्यू, कुछ भी नहीं, पर मामला इतना गर्म आ गया कि राजा ये सोचे बैठा इसका तो कत्ल करवाना है। तो बोला दरबार में चोर को पकड़ के लाया गया, तो चोर बेचारा परेशान, राजा भी गुस्से में और सेठ जी भी गुस्से में, हर कोई कह रहा है जी इसको तो कत्लेआम करना चाहिए इसको। तो चोर सोच रहा है साला मैंने इतनी बड़ी बड़ी चोरियां की, उसका कोई जिक्र नहीं है, एक छोटे से कमंडल के लिए इतना बड़ा बवाल। चोर कहता है महाराज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने कमंडल के चक्कर में इसका तो मुझे दाम भी नहीं मिले, एक रात का खाना बड़ा मुश्किल मुझे उस कमंडल से मिला, मुझे कोई आमदनी नहीं हुई है, मुझे तो अगले दिन से ही चोरी पे काम पे लगना पड़ा, मैं आज तक पछता रहा हूँ कि मैंने वो चोरी करी क्यों, और मुझे आप बात कर रहे हो ये तो गड़बड़ बात हो गई। तो मंत्री कहता है राजा साहब नियम ये है कि जिसकी चीज़ है उसे भी बुलाओ। महाराज जी को बुलाया गया, महाराज जी ने कमंडल देखा, पहचान लिया, और चोर को भी पहचान लिया, ने सबके सामने चोर के हाथ जोड़े, बोला चोर भाई माफ़ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई, तू ऐसी स्थिति में कैसे आया।
तो कहता है जी ये आपका कमंडल चोरी किया था, वो राजा साहब के पास चला गया। अब राजा साहब कह रहे मैं तो मृत्युदंड दूंगा। तो कहता हे राजन, मेरा है ना, बात खत्म। ये बेचारा बहुत भला आदमी है, इसके जैसा शरीफ आदमी मैंने देखा ही नहीं। बेचारा आनंद फानन में आया, बेचारे ने उठाया भी क्या, एक कमंडल, ये कोई चीज हुई? अरे हो राजा का कमंडल, इसमें क्या है? और एक्चुअल में इसने चोरी भी नहीं करी, ये तो कमंडल को देख के वापिस भाग रहा था। मैंने ही से बुलाया और कहा चल तू कमंडल ही ले जा। ये बहुत शरीफ आदमी है और अब तक ये लौट के नहीं आया मेरे पास। मैंने इससे रिक्वेस्ट करी थी, भाई चिट्ठी पत्री लिख दिया कर कि मेरे पास आ जाए, मैं तेरी की व्यवस्था कर दूंगा। और महाराज गलती तो अपनी है ना, इस बात पे विचार किया जाए ये आदमी चोर बना क्यों? हमारे शासन में प्रशासन में क्या कमियां हैं कि जो एक व्यक्ति को चोरी करनी पड़ रही? अब सोचो, सीन घुमा दिया गुरुजी ने सारा, राजा को टेंशन में डाल दिया, राजा पे छोड़ दिया, हर चीज नहीं छोड़ नहीं दिया, टेंशन में डाल दिया कि चोर है तो तेरी वजह से है, हमारी वजह से नहीं है। उसने उसको बचा लिया। इसलिए मेडिटेटिव लोग हर पुरुष में, हर स्त्री में एक जीव के रूप में उनको देखते हैं और उन्हें लगता है इनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। जानवर हो, मनुष्य हो, वो अपना व्यवहार जो है इतने अच्छे लेवल का कर लेते हैं, इसलिए उनकी सोच बढ़ जाती है। इसलिए मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने विचारों को, आप अपने संस्कारों को बदल सकते हैं, आप अपने थॉट प्रोसेस को बदल सकते हैं। इसीलिए आप किसी भी उसमें चले जाएं, ध्यान से बड़ी कोई विधि नहीं है, ध्यान से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। और ये प्रूवन साइंस है, इतनी बड़ी प्रूवन साइंस है कि अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान मतलब आंखें बंद करके, आंख बंद करना है, आंख बंद करके आपको जो थॉट्स आ रहे हैं सिर्फ थॉट्स का मनन करना है। ये बहुत सारे ध्यान हो सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। कहने का मतलब अपने ब्रेन को रिलैक्स करना, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, ट्रांसजेंट सिचुएशन में चले जाना और वो ध्यान में चले जाओ आप उसके बाद अपना ब्रेन की मैपिंग करवा के देखो, आपके न्यूरॉन्स में परिवर्तन हो जाएगा। बिफोर मेडिटेशन एंड आफ्टर, इतना इम्पैक्ट किसी रेमेडी में नहीं है। कोई रेमेडी, कोई लाल किताब, कोई वैदिक ज्योतिष नहीं। और मेडिटेशन के बाद अगर मेडिटेटिव स्टेज में आप मंत्र चैंटिंग करते हो तो मंत्र 1,00,000 गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। मंत्र जप भी आपके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा करने की क्षमता रखते हैं। वो बात अलग है कि मैक्सिमम लोगों को जप करना नहीं आता है, जो जल्दी जल्दी बस माला ऐसा करते हैं। हाँ, कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए भैया। प्रेम के अंदर क्या कैलकुलेशन? हम अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्या? लिखते हैं कापी में कि आज हमने आधा किलो पिलाया, कल हमने 250 ग्राम पिलाया, लिखते हैं? दूध वाले का तो लिखते हैं कि 1 किलो आया, 2 किलो आया। बच्चे को नहीं, बच्चे को हम प्यार कर रहे हैं, हम परमात्मा का नाम जप रहे हैं और नाम जप की हम कैलकुलेशन करके बैठे। काहे की जरूरत है कैलकुलेशन की? मंत्र क्या है? मन को पार ले जाने वाले शब्द, परमेश्वर को मिलाने वाले शब्द, प्रेम के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से आपको परमेश्वर की अनुभूति करने वाले शब्द, ये तो है। तो गुरुजी मंत्र जाप करने की सही विधि क्या है? देखो, सही विधि बहुत सारे हमारे शास्त्र में ये विधियां बड़े आराम से लिखी हुई हैं। इनके प्रोसेस से 2 तरह से बांटना चाहिए इसको हमें। एक तो ये है कि आपको मंत्रों के माध्यम से कुछ चाहिए, जिसे हम कहते हैं सकाम जप, यानी कामना सहित कि मेरी ये इच्छा है, मुझे संतान हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मुझे सफलता मिल जाए, मुझे पत्नी मिल जाए, कोई भी XYZ, मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। तो शास्त्र कहता है आपको हर नियम का पालन करना पड़ेगा। फिर उसके नियम है, किस देवता की साधना कर रहे हैं, कौन सा आसन बिछा रहे हैं, कौन सी माला जप करनी है, किस दिशा की तरफ करनी है, कितनी संख्या में करना है, कितनी देर तक करना है और किस स्टेप्स को फॉलो करना है।
तो वो एक तंत्र के अंदर आ जाता है। मंत्र और तंत्र में यही अंतर है। जब हम मंत्र जप का हर स्टेप फॉलो करते हैं, साधना का, उपासना का हर स्टेप फॉलो करते हैं, वही तंत्र हो जाता है। ये जो तांत्रिक पांत्रिक घूमते रहते हैं आपके, जो उल्टे सीधे कपड़े पहन के, काले पीले टीके पीके, ये तो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं। इनको तो तंत्र का तय का नहीं पता। तंत्र का जानकार व्यक्ति तो परिवार के बीच में एक सामान्य पुरुष की तरह रहेगा और सबके ऊपर भक्ति करेगा। कभी वो सब पर वो दया करेगा, कभी वो ऐसा नहीं दिखाएगा आपको कि साहब मैं तो देखो फलानी देवी देवता का साधक हूँ, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा ये नुकसान कर दूंगा। तंत्र शास्त्र में लिखा है आपको अपनी साधना को अपनी योनि की तरह, जैसे हम योनि को छिपा करके रखते हैं, उसके समान छिपा के रखना चाहिए। किसी को प्रकट ही नहीं करना चाहिए मैं किस देवता की कौन सी साधना कब कैसे करता हूँ। जो लिखे रहते हैं ना, ये फलाना उपासक, फलाना का देवता का उपासक, पीछे चित्र लगा दिया माँ काली का, काल भैरव का, या फलाने का डिम्बा। भाई आप लोगों को डरा रहे हो, या आप भक्ति कर रहे हो कि प्रदर्शन कर रहे हो? भक्ति, भजन और भक्ति और भोजन, ये तो भाई बहुत निजी है, इसको तो छिपा के रखना चाहिए। ये प्रकट करने की चीज नहीं है। नजर लगती है इस पे, नजर का खेल नहीं है। आपका अहंकार बढ़ा रहे हो आप अपना। मैं यहां पर बैठ जाऊं माला जप करा ला रहा हूं भाई, ओ भाई मैं पॉडकास्ट पे आया हूं, माला से मुक्ति। हमारे सनातन धर्म में मुक्ति का ही सबसे बड़ा खेल है। हमारे जो सारे आयाम हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष का मतलब ही मुक्ति है। और हम फंस गए मालाओं में, हम फंस गए मंत्र के अंदर। फंसना नहीं है, इनके मार्ग से होके गुजरना है, पर मुक्त भी होना है। अगर हम मुक्त नहीं हुए तो किसी साधना का कोई लाभ नहीं, किसी मंत्र जप का कोई लाभ नहीं। आपको मुक्ति लेनी है, इसके लिए धीरे धीरे हर चीज से डिटैच होना है, पर अनुभव के साथ। अनुभव भी लेना है, आप अनुभव को त्याग नहीं सकते। जो पास्ट लाइफ का कर्मा आया है उसके थ्रू गो थ्रू होके जाना है आपको। ऐसे नहीं साहब ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, अच्छा यार विवाह से तो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, छोड़ो हम करते ही नहीं। ये कोई अच्छी विधि नहीं है, ये कोई अच्छी टेक्निक नहीं है, ये वे आउट नहीं है कोई, ये तो बहुत गलत बात है। आप आइए, अगर जीवन में प्रेम ही नहीं किया, प्रेम रस से ही आप साइड में हो गए, तो मुक्ति तो संभव नहीं है, मुक्ति प्राप्त भी नहीं हो सकती। अगर भक्त बनना है तो प्रेमी बनना बहुत जरूरी है, प्रेमी होना आवश्यक है। हमारे ज्योतिष में बड़े प्यारी इसमें व्याख्या रहती है। पंचम भाव प्रेम का भाव है, और कमाल की बात, जिस प्रेम के पीछे हम भागे फिर रहे हैं ना, वही भाव भक्ति भाव है। भक्ति वहीं से होती है, मंत्र पद वही है पंचम भाव, यानी मंत्र साधनाएं पंचम भाव से ही आती हैं, और पंचम भाव से ही हमारी संतान है। प्रेम, भक्ति, संतान, यही हमारा भविष्य डिसाइड करते हैं। इसलिए पंचम भाव को भविष्य भाव भी कहते हैं। बुढ़ापा कैसा होगा, पंचम भाव डिसाइड करेगा। पंचम भाव लक्ष्मी स्थान है, ये क्रिएटिविटी का हाउस भी है, ये कला का भाव भी यही है, ये अद्भुत चीजों का भरा हुआ है पंचम भाव। और नेताजी के लिए जो है राजनीति के अंदर पंचम भाव अच्छा होना चाहिए। पब्लिक डीलिंग आपकी पंचम भाव ही डिसाइड करती है। तो ये चीजें एक दूसरे से गुथी पड़ी हैं। प्रेम अनिवार्य तत्व है, इसके बगैर न भक्ति, न मंत्र, न शक्ति, न पराक्रम, नथिंग, कुछ काम नहीं करता। प्रेम तो निहायत आवश्यक तत्व है हमारे जीवन का। तो पंचम भाव को तो हम इग्नोर ही नहीं कर सकते। भविष्य ही खराब कर लिया किसी ने, प्रेम से साइड में हो गया तो प्रेम नहीं करूंगा साहब मैं। अरे साहब ये क्या मतलब हुआ? पंचम भाव से मुक्ति प्राप्त करने के चक्कर में हो गए क्या साहब? भविष्य बिगड़ जाएगा। भविष्य का मतलब, एक मतलब तो हमारा बुढ़ापा होता है, और एक मतलब अगला जन्म। पूर्व जन्म के पुण्य पंचम भाव से देखे जाते हैं।
पिछले जन्म में कितने अच्छे पुण्य कर्मा किए आपने, वो ही बता रहा है कि आप पंचम भाव बताएगा आपको पूर्व जन्म के पूरे कितने अच्छे अच्छे कर्म करके आए हो। और जब पूर्व जन्म के पुण्य अच्छे होते हैं ना भैया, तो जीवन में प्रेम प्राप्त। तो ये भी तो कुंडली पे डिपेंड करता होगा कि किसी का अच्छा होगा, किसी का बुरा होगा। जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो 9 ग्रह 27 नक्षत्र और 12 भाव से बाहर हो। जो आप सोच सकते हो वो सब इसमें इंक्लूड है। क्या कुंडली से ये भी पता लग जाता है कि हमें मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा? बहुत हद तक, परंतु ज्योतिष ध्यान रहे कर्म का विज्ञान है। ज्योतिष अंधविश्वास का ज्ञान नहीं, कर्म का है। लोग कहते हैं यार ये तो जो लोग नकारे टाइप के लोग होते हैं ना, जो भविष्य के अंदर बड़ा बिलीव करने वाले लोग, ये तो अलग प्रकृति के लोग हैं, इनको काम कुम बस की बात नहीं। वो लोग कुंडलियां मानते हैं, अरे हम तो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं इसलिए हम नहीं मानते। ये टोटल गलत है। कुंडली पढ़ो तो सही, ज्योतिष पढ़ो तो। ज्योतिष तो चीख चीख के कह रहा है कि मैं तो कर्म की बात कर रहा हूं। तो कर्म, बिना कर्म के कुछ हो ही नहीं सकता, बिना पुरुषार्थ के कुछ हो ही नहीं सकता। एक भाव है, आप भी हंसोगे, जिसे हम उपचय भाव कहते हैं, हाउस ऑफ ग्रोथ। जीवन में ग्रोथ कौन कौन से भाव देते हैं? तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव। 10वां भाव ही कर्म का भाव है, 10वां भाव ही सिद्धि का भाव है। सिद्धि वहीं से मिलती है। तो बिना कर्म के सिद्धि कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। तो ये तो कार्मिक चीज है। आप कहोगे मुझे मोक्ष चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डिसाइड इट। आप गुरु के पास जाएं, सक्षम गुरु के पास जाएं, सामर्थ्यवान गुरु के पास जाएं और मार्ग पूछें, साधनाओं के थ्रू जाएं। धीरे 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 हर एक से, संसार के बीच में रहते हुए धीरे धीरे संसार से डिटैच होना है। जब डिटैचमेंट आपका आगे आगे बढ़ता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है आपको परिवार से भी बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट नहीं रहता। परिवार में रहते हुए, ध्यान से मैं हर बात कह रहा हूँ, परिवार में रहते हुए। जंगल में भाग के किसी को मुक्ति नहीं मिलती है, हिमालय में किसी को मुक्ति नहीं मिलती है। मृत्यु मिल सकती है, मुक्ति नहीं मिलती है। आपको जो है वहाँ पर ही स्थिर होकर के सिर्फ मन से डिटैच होते चले जाना है। हर चीज़ से मुक्ति प्राप्त होनी है। हमारे गुरुजी बड़ी प्यारी बात कहते थे, मुक्ति की बात आएगी जब तुम इतने सक्षम साधक हो जाओगे तो मुझे भी त्यागना मत भूलना, मेरे साथ भी मत जुड़े रहना, छोड़ दो। गुरु तत्व में हमेशा कहा गया कि गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना, गुरु के चरण कभी नहीं छोड़ना है आपको जीवन में। पर मुक्ति की बात आए तो वहाँ से भी, गुरु से भी मुक्ति चाहिए, हर किसी से मुक्ति चाहिए। जब हम हर तरह से मुक्त होने लगते हैं, हमारा इस संसार से कहीं अटैचमेंट ही ना रहे, दैट्स मोक्ष। और इसको भी बड़े प्यार से डिटेल बहुत है इसके अंदर। तो जिस तरीके से हम स्त्री श्राप के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो जिनकी कुंडली में है ये, वो क्या ऐसे उपाय करें जिससे इस श्राप से मुक्ति मिले या बचा जा सके काफी हद तक? देखो, बड़े प्यारे प्यारे उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय गौ सेवा। गौ सेवा करने से ये दोष स्वतः ही धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। दूसरा तरीका तो ये है कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह की शांति करवाना बहुत उत्तम रहता है। तीसरा उपाय है शुक्र को बलि बनाने का प्रयास करना। वो बहुत सारे साधन हो सकते हैं, अनेक वो हो सकते हैं। फिर भी जिनको स्त्री श्राप हो उन्हें सज धज के रहना चाहिए, बढ़िया इत्र का प्रयोग करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए। वैसे तो हर पुरुष को करना चाहिए स्त्री का सम्मान। स्त्री सर्वथा शक्तिशाली है, जगत जननी है, जगत प्रसूत्या है। माँ लक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी जी की साधना करने से भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। माँ मातंगी की साधना करने से भी इस दोष से मुक्ति मिलती है। बहुत सारी साधनाएं हैं जिनसे हम इस दोष से काफ़ी हद तक कमी लाई जा सकती है। पर एक आम जन साधारण के लिए, जिसकी कुंडली में भी ये स्थिति बनती है, उसे गौ सेवा पर तो लग जाना चाहिए। अच्छा गुरुजी, जैसे जिन लोगों के जीवन में पर स्त्री है, मतलब दूसरी कोई स्त्री है, और वो ऐसी साधनाएं करेंगे, फिर उनका क्या होगा? उस पहली बात तो उनका ही आपस में गड़बड़ हो जाएगा।
ये साधनाएं, ये मंत्र, ये ज्ञान, ये विज्ञान आपको गलत मार्ग से हटा देता है। इससे फायदा नहीं होता। कई लोग कहते हैं जी हमारा अफेयर चलाना, कोई मंत्र बता दो। अरे बावले, मंत्र तेरे को उठा के साइड में कर देंगे। जो पाप कर्म है उससे मुक्ति दिलाने का काम करते हैं। जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है ना, साफ सफाई करने के लिए साबुन लगा करके हम धो देते हैं, फिर कपड़ा नया के समान हो जाता है। तो ऐसे ये मंत्र होते हैं। जैसे जैसे हम घिसते हैं अंदर अपने, लेते हैं, जैसे जैसे मंत्र शरीर में प्रवेश करता है वैसे वैसे वो अंदर से सफाई करता हुआ चलता है। नित्य नूतन वाली बात होती है। तो नित्य जप बहुत बड़ा हमारे पास टूल होता है और बड़े गुरुओं ने समझाया। गुरु की शरण में जाने से गुरु कोई ना कोई अद्भुत बात कहते हैं। और सबसे प्यारी बात क्या है, गुरु कोई भी विवाह के खिलाफ नहीं होता है। गुरु ही है जो चाहता है विवाह हो जाए। लड़कियों के केस में विवाह कराने की जिम्मेदारी गुरु ग्रह के ऊपर होती है। चलिए उसको फिर हम नए पॉडकास्ट में कभी कवर फिर करेंगे जब देखेंगे चर्चा में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा।